वेलकम टू श्रावगी क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो लेसन है, लेसन फॉर सी टेट एंड रिट लेवल फर्स्ट एनवायरनमेंट सब्जेक्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स लेवल फर्स्ट। विशेष रूप से जहाँ DLED STC करे हुए प्रतिभागी भाग लेते हैं वह एनवायरनमेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हालांकि सेकंड लेवल में भी जो साइंस है से रिलेटेड हैं और पूर्व में भी हम हमारे लेसन्स में वीडियो में पढ़ चुके हैं जंतुओं का वर्गीकरण। उसी से रिलेटेड बहुत बारीकी से इस सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पुटअप ज़्यादा है। जैसा मैंने C-TET में देखा पिछले पेपर्स को, तो 2016 में 10% इसी टॉपिक यूनिट में से थे और 19 में भी शायद 9 या 10%, 8 से कम नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसी में से थे। इससे पहले कभी 3 आए, 4 आए, 2, 1 तो खैर बनाए थे पेपर में। तो वास्तव में बहुत इजी है, देखने में हमें बड़ा इजी लगता है क्योंकि हम 3rd स्टैंडर्ड से एनवायरनमेंट में या पूर्व में विज्ञान विषय के रूप में सभी विद्यार्थी मोटे मोटे रूप से ये जानते हैं। लेकिन वर्तमान समय प्रतिस्पर्धात्मक युग है जहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। एनी कंपटीशन हैव नो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, ओनली स्टैंडर्ड 12th एंड ग्रेजुएशन। लेवल फर्स्ट है तो 12th स्टैंडर्ड, लेवल सेकंड है तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। ये मोटे रूप से कहा जाता है। अब सभी मेहनत करते हैं लेकिन हमें छोटी छोटी बात आते हुए भी हम वहाँ गलत कर बैठते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज का ये जो लेसन है बड़ा इजी भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारा जो फोकस है वो इनकी बारीक बातों पे है कि यहाँ जो छोटी छोटी बातें जो पढ़ते टाइम आप बड़े एकाग्र होकर के इसको आत्मसात करें। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जंतु। जैसा मैंने बताया कि पूर्व क्लास में मैं ओल्ड एलिमेंट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट बता चुका हूँ। नॉन कोडेटा, कोडेटा, फर्दर 9 फाइलम, 5 क्लासेस। लेकिन जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें हिप्टैकर ने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा। फर्स्ट, मोनेरा, जीवाणुओं का अध्ययन, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। 1802 में लिवनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की और इन जीवाणुओं को मोनेरा वर्ग में क्लासिफाई किया। सेकंड, प्रोटिस्टा, जिनको हम ओल्ड क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ फाइलम में अध्ययन करते हैं, अमीबा और पैरामीशियम और भी इसकी फैमिली के। थर्ड, कवक, जिसे हम फंजाई बोलते हैं अंग्रेजी में, FUNGI, आम भाषा में फफूंद बोलते हैं। और इसकी लाभदायक और हानिकारक दोनों जातियां होती हैं, मशरूम और म्यूकर, अगेरिकस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम और उसके रूप में पढ़ेंगे। फोर्थ है प्लांट किंगडम, पौधों का अध्ययन, स्टडी अबाउट प्लांट्स, जितने भी जो प्लांट्स है जिनमें जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं। फिफ्थ है एनिमल किंगडम, स्टडी ऑफ एनिमल्स। प्रिय विद्यार्थियों, इन 5 वर्गों के ऊपर हम इसमें फोकस करेंगे और मेजर रूप से जहाँ में प्रॉब्लम आती, क्योंकि जीवाणुओं के बारे में पूर्व में क्लास में हो चुका है, प्रोटोजोआ, फंजाई। तो एनिमल और प्लांट में हमें इस
टॉपिक के उद्देश्य से। तो पौधे के भाग हैं, उनकी भूमिका आप सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्लांट में जड़, तना, पत्ती, शाखाएं, कलिकाएं, फूल, फल, और फल में बीज निहित होते हैं, और बीजों पे आवरण होता है तो बीजा एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। खैर, अभी हम विशेष रूप से पौधे के जड़ भाग की बात कर रहे हैं, जो उसको फिक्सेशन प्रदान करता है, भूमि से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करता है, वो पार्ट है रूट, जिसे हम जड़ कहते हैं। अब जितने भी संसार के जो पौधे हैं उनको मोटे रूप से जड़ों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। मूसला मूल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टैप रूट, और रेशेदार मूल, फाइबर रूट, एडवेंटियस रूट्स, अलग अलग नाम है क्योंकि उसको, लेकिन मैं यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, फिर हम उसको आगे बिल्कुल बारीकी से लेंगे। यहाँ हिंदी में मूसला मूल और रेशेदार मूल, जिसको जकड़ा जड़ भी कहते हैं, आम भाषा में जकड़ा, जकड़ी हुई रहती है इसलिए जकड़ा जड़। अब आपको ये ध्यान रखना है मोटे रूप से कि जितने भी द्विबीजपत्री बीज पादप हैं, मतलब बीजों वाले, मटर, चना और भी जैसे मूंग है, उड़द है, ये सभी दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो आम भाषा में भी, क्योंकि बहुत से ग्रामीण परिवेश से हैं, शहर में भी सब गांवों से शहर में आए हैं, तो अपन मोटे रूप से भी इसको याद रखें, किताबी लैंग्वेज नहीं, कि द्विबीजपत्री बीजों वाले जो पादप हैं उनमें जो जड़ें पाई जाती है वो मूसला मूल होती है, जिसकी जड़ गहरी होती है, और उस गहरी जड़ के साइड में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जड़ें निकली रहती है, और नीचे यह मूल कोप होता है। अपन सभी चने को उखाड़ते हैं या मटर को उखाड़ते हैं तो अपन देखते हैं कि इनकी जड़ें भूमि में गहरी होती है, मेन रूट होती है, और मेन रूट के साइड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लगी रहती है। तो इस प्रकार की जड़ें जो है मूसला मूल है, टैप रूट है। मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, सलजम, आम, चुकंदर, इस प्रकार से और भी अपन पढ़ते पढ़ते मैं आपको उदाहरण बताता रहूँगा, लेकिन मोटे रूप से आप सभी समझ रहे होंगे कि ये जो उदाहरण है वो मूसला मूल के। दूसरा रेशेदार मूल, नाम से होता है, मक्के के पौधे को इन दिनों बहुत देखने को मिलता है, जैसे ये पौधा है तो यूं जड़ पे जड़ बिल्कुल जकड़ी हुई रहती है, ऊपरी की भाग भी एक दूसरे, तो रेशे के समान होती, हार्ड है, सॉफ्ट नहीं, नाम रेशा है लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड होगी, लेकिन वो गुच्छे की तरह पादप के ऊपरी भाग की ओर उसको थामे रहती है और जड़ें नीचे। तो इस प्रकार की जो जड़ें हैं, नाम रेशेदार है, लेकिन दूसरा नाम आप देखिए जकड़ा जड़ है, जकड़ी हुई रहती है आपस में। तो गेहूं के पौधे को भी जब आप देखेंगे, अभी गेहूं का सीजन नहीं है लेकिन फिर भी अपन देखते आए, और जो घास होती है उसको हम देखते नीचे वो जकड़ी हुई रहती है। गन्ना जो उसकी जड़ें भी इस गेहूं की भांति होती है। मक्का जो भी बोला ही आपको, बांस, प्याज, लहसुन, गुलाब, गुड़ल, इन सब की जो जड़ें होती है वो रेशेदार हैं, फाइबरस रूट्स हैं। अब ये मोटे रूप से जड़ों का विभाजन हुआ, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि मूसला मूल और रेशेदार जकड़ा मूल है। लेकिन अब बहुत सारी जो, अब जैसे यही आपको बता दें कि जो सलजम है वो मूसला मूल तो है, लेकिन कैसी जड़ें हैं? खाद्य संग्रह करने वाली जड़ें। तो अब इनका अलग से रूप के रूप से कभी क्वेश्चन पूछे, जैसे गाजर है, ये भी खाद्य संग्रह करने वाली जड़ें हैं। मूली है, वो भी खाद्य संग्रह करने वाली जड़ें हैं। चुकंदर है, वो भी खाद्य संग्रह करने वाली जड़ें। तो इसका मैं अलग से, भाई मोटे रूप से आपने जान लिया मूसला मूल और रेशेदार मूल, अब उसको अपन अलग से भी चार्ट बनाने की प्रयास करते हैं। इधर लिख दिया आपने मूसला मूल,
इधर लिख दिया आपने अपस्थानिक मूल। फर्दर इनको डिवाइड कर दिया अपन ने कि जो हमारी मूसला मूल है, जो जिसकी जड़ें गहरी होती है, जड़ के नीचे मतलब उसमें टैप रूट लगा रहता है, और इनमें जो बात कर रहे थे अपन खाद्य संग्रह करने वाली, खाद्य संग्रह करने वाली मूसला मूल तो है ही वो, लेकिन खाद्य संग्रह करने वाली जड़ें, उसमें जो पहला है वो है तर्कु रूप। तर्कु रूप, तर्कु रूप को अंग्रेजी में फाइब्रस रूट्स के नाम से जाना जाता है, और इसका सैप स्पिंडल के समान होता है। तर्कु, तर्कु का मतलब क्या होता है? स्पिंडल। जैसे आपने जो अपने सूत काटने का तकली जिसे अपन बोलते हैं, और जो सूत का गिट्टा बनता है वो बिल्कुल बीच में से मोटा, ऊपर से थोड़ा पतला और नीचे बिल्कुल पतला। तो ये उदाहरण है मूली। मूली जो है खाद्य संग्रह करने वाली जड़ है, लेकिन उसका जो रूप यदि पूछते हैं निम्न में से तर्कु रूप किसका है? मूली का। या मूली का रूप कौन सा है? तो तर्कु रूप अंग्रेजी वर्जन में फाइब्रस रूट, और तर्कु को स्पिंडल के नाम से जाना है, और मूली इसका है। दूसरा है शंकु रूप। शंकु नाम से ही विदित है कि शंकु का मतलब कौन, शंकु। तो इसमें जो आपका उदाहरण आएगा वो गाजर आएगा। क्या आएगा? गाजर में आप देखते हो कि बीच का भाग मोटा होता है और नीचे का भाग पतला होता है, और वो शंकु रूप कहलाता है गाजर में, जिसको हम कोनीफेरस भी कह सकते हैं, कोनीफर रूट, कोनिकल कह सकते हैं, कोनिकल, एक ही बात है, कोनिकल। तीसरा तर्कु रूप, शंकु रूप, कुंभी रूप। घड़े के जैसा होता है उसको कुंभी रूप कहते हैं। कुंभ का मतलब जैसे जो घड़ा होता है कुम्हार का, वैसे उसका कुंभी रूप है, और इसका जो उदाहरण है वो है सलजम। क्या है? सलजम। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो सब्जी के रूप में अपन यूज करते हैं। तो कुंभ के समान जो घड़ा होता है, जैसे आप ये कुंभ यहाँ पे, तो कुंभी रूप जो है, और गाजर में आप देखते हैं कि गाजर का इस प्रकार का शेप होता है, बीच का भाग चौड़ा, और मूली में आप देखते हैं कि ये भी पतला और ये मोटा होगा और फिर पतले, तो ये मूली हो जाती है, ये मूली। तो इस प्रकार के शेप को आपको दिमाग में रखना है कि तर्कु की समान जो है वो मूली है, और जो कौन के समान है वो गाजर है, और जो घड़े के समान है वो कुंभी है, और एक और होता है गांठदार, जिसमें गांठ के समान जैसे अपन देखते हैं करम कल्ला। तो ये गुल्ले अब्बास, इसका जो उदाहरण है गुल्ले अब्बास। कभी कभी दे देते अपन दो रूप को याद करते हैं, तो चौथे रूप को याद रखो। मोस्टली मूली, गाजर, सलजम। लास्ट ईयर भी सीटेट का पेपर देखें तो गाजर से रिलेटेड उसके अंदर दे रखा था कि इनमें से इनका क्रम क्या है, कौन सी खाद्य संग्रह करने वाली जड़ हैं। तो गांठदार में आपको गुल्ले अब्बास, और इसी में ये तो ही और अलग से पढ़ते हैं अपन श्वसन मूल। श्वसन मूल जो है वो राइजोपोर, न्यूमेटोफोर। क्या क्या श्वसन मूल का नाम? न्यूमेटोफोर। और न्यूमेटोफोर एक प्रकार की राइजोपोरा में श्वसन मूल होती है। उदाहरण है राइजोपोरा। ध्यान से देखिए, तो ये मूसला मूल में है, लेकिन उसको अलग से दिया गया श्वसन मूल है, और न्यूमेटोफोर है वो राइजोपोरा इसका एग्जाम। मैंग्रोव वनस्पति, और आप देख सकते हैं मैंग्रोव वनस्पति। आसाम में जो दलदल होता है वहाँ पे, इस पर राजस्थान में जो सांबर है वहाँ पे आपको देखने, क्योंकि वहाँ लवणीय जो भाग है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के लिए जो प्लांट होता है उसके ऊपर यूँ इस प्रकार की जो रूट डेवलप होती है वो न्यूमेटोफोर के नाम से जानी जाती है। तो ये एक प्रकार की न्यूमेटोफोर है, क्योंकि जमीनी भाग में इसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, तो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पादप में विशेष प्रकार का अनुकूलन प्रकृति ने दिया, और यहाँ पे न्यूमेटोफोर डेवलप हो जाती है। तो पहले हमने पढ़ा था कि जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला मूल और रेशेदार अपस्थानिक फाइब्रस रूट। फिर बताइए मूसला मूल और अपस्थानिक में जो प्रथम प्रकार का वेरिएशन अलग से वो है तर्कु रूप, शंकु रूप, कुंभी रूप, गांठदार और श्वसन मूल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
अब इसी में ही अपने को देखना है कि अपस्थानिक जो मूल है, और अपस्थानिक मूलों में भी खाद्य संग्रह करने वाली जड़ें होती है। ये जो अपस्थानिक है इधर, और इस अपस्थानिक में भी खाद्य संग्रह करने वाली जड़ें हैं। खाद्य संग्रह करने वाली, वो मूसला मूल की तरफ थी, ये अपस्थानिक मूल की तरफ है। तो आप देखिए इसमें जो एक नाम दिया कंदिये, और उसका जो एग्जाम्पल है वो है शकरकंद, जिसको अपन स्वीट पोटैटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो। दूसरा कंद, कंद के रूप में अपन किसी चीज को आप जानते हैं तो वो तने के रूप में आ जाएगा, तो अपन उसको तने के रूप में पढ़ेंगे। पुलकित, ये जड़ें होती है। तो सतावर जो है इसका उदाहरण है, सतावर। तो ये कंफ्यूजन होना, बहुत सी बार अपन कंद देखते ही ट्रायल एंड एरर, जो ही अपने देखा कंद वह आलू आ गया, लेकिन वो तना है, वो भूमिगत तना है। और यहाँ जो कंद, ये शकरकंद है, वो एक प्रकार की अपस्थानिक मूल से रिलेटेड है, कि उसे जो है हम अपस्थानिक मूल तंत्र के रूप में जाने। पुलकित में सतावर, सतावरी एक ही बात है, जो भी आप लिखना चाहें ये अपने नॉलेज वाइज है। सतावर सतावरी एक ही चीज़ है। फिर आता है ग्रंथिल, जो ग्लैंड के रूप में पाई जाती है। कुरकुमा अमाडा, कुरकुमा अमाडा, अमाडा, सही बनो, डा, अमाडा। ग्रंथिल में कुरकुमा अमाडा। मालाकार, नाम से जैसा है उसका उदाहरण है मामोर्डिका, मामोर्डिका। कभी कभी दे देते हैं तो अपने को चीज़ें जब पढ़ रहे हैं तो बारीकी से हमें हर चीज़ याद रहनी चाहिए। वलियाकार, रिंग शेप, वले कहते हैं रिंग को, वलियाकार। आई पिकॉक, वलियाकार में आई पिकॉक, मतलब मोर की आँख के समान, नाम से विदित है वलियाकार आई पिकॉक। तो फिर आपको अगला आता है आधार और आरोहण के आधार पे, इनको अपने देख लिया। अब जैसे उसमें खाद्य संग्रह करने वाली जड़ें थी, इसमें भी इसी प्रकार से जड़ें जो हैं वो संग्रह करती है कि आधार के आधार पर, जैसे जो है अपन देखते हैं अवस्तंभ, अवस्तंभ, अवस्तंभ का मतलब आप बरगद में देखते हैं, बरगद में जो है अवस्तंभ मूल पाई जाती है, जिसे अंग्रेजी में एडवेंटियस भी बोलते हैं, एडवेंटियस, एडवेंटियस रूट, वो बरगद में आती है। उसको अवस्तंभ, सहारा प्रदान करने वाली। क्या है इसका मतलब? सहारा प्रदान करने वाली। आप देखते हैं बरगद तो खुद ही भागों में बढ़ता जाता है, और जो उस पर लटकी हुई जड़ें रहती है वो वापस नीचे नया पेड़ बना देती है। तो इस प्रकार की जो जड़ होती है अवस्तंभ कहते हैं। अवस्तंभ जो जड़ें होती है वो मक्का बरगद के अंदर पाई जाती है, मक्का में और बरगद। मक्का में भी आप देखते हैं कि पेड़ के साथ और पेड़ खड़ा हो जाता है। तो ये अभी सीजनल भी है, मक्का भी अपन देखते हैं, बरगद भी अपने खूब दिखाई देता है। फिर आता है आरोहण मूल। आरोहण, आरोहण का मतलब चढ़ना, आरोहण, आरोहण के आधार पे उसका नाम भी है आरोहण मूल, आरोहण, आरोहण मूल। तो आरोहण का मतलब चढ़ने, जैसे किसी सारे के आधार पर। तो ये पोथोस और आईवी है। पोथोस पान वर्ग जो होता है, पोथोस और आईवी। पान की बेल को आप देखते ही अपन जब आम जगह आते हैं जाते हैं। तो आरोहण का मतलब चढ़ना, किसी सारा मिलते ही वो संबल पा लेती है। फिर आता है चूषण मूल, नाम से ही है चूषण मूल। अमरबेल, अमरबेल जो है परजीवी है एक प्रकार से, और ये दूसरों पे पूर्णतः आश्रित रहती है, इसलिए इसका नाम ही दे दिया चूषण मूल। तो ये चूषण में जो इसका है, और वो खाद्य अवशोषण करती है, इसलिए उसको
चूषण नंबर दिया है, क्योंकि दूसरों पे आश्रित है, ये खुद ना तो कोई प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना पाती है, ये तो पूर्णतया परजीवी है, पूर्णतया परजीवी बेल, पूर्णतया परजीवी, पूरा ध्यान रखें, बहुत से सेमी होते हैं, ये पूर्णतया परजीवी है। ये भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि जो चूषण मूल है हमारी अमर बेल है, ये पूर्णतया परजीवी है। श्वसन के आधार पर इसका अलग अलग रूप हम जानते हैं, तो इसको श्वसन के आधार पे आर्किड जो होता है वो श्वसन मूल है। आर्किड कैसा है? श्वसन मूल है। आर्किड टेलीफोन के खंभे के ऊपर पाई जाने वाली है। और ये आर्द्रताग्राही की बात आती है तो ये भी आर्किड उदाहरण है, आर्द्रताग्राही, नमी हुमिड जो होती है। यहाँ ये श्वसन वर्ड ध्यान रखें, इधर लिख दिया इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखा, ये और ये बात एक ही, यहाँ लिखो ये श्वसन उदाहरण है ये आर्किड, कि इसको श्वसन मूल भी कहते हैं, आर्द्रताग्राही भी कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषी भी यही है, क्योंकि ये अपना भोजन तो प्रकाश में सारा इसको वहाँ चाहिए, टेलीफोन का हो या किसी खंबे का हो या किसी गेट के ऊपर, बड़े बड़े जो गेट होते हैं, लेकिन वो भी आर्किड ही है। तो इसको 3 प्रकार से जाना जाता है। निम्न में से प्रकाश संश्लेषी मूल है आर्किड, आर्द्रताग्राही मूल है आर्किड, श्वसन मूल है आर्किड। तो अलग अलग रूप से आपको इसको बारीकी से जानना है कि ये प्रकाश संश्लेषी, वहाँ लिखा तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण लिखो। उसको किसके आधार पर नॉमिनेट किया? प्रकाश संश्लेषण के आधार पर हमने इसको बताया है। इसको हमने किसके आधार पर बताया कि ये वातावरण की नमी जब इसको मिलती है तो ये आर्द्रताग्राही होता है, वातावरण की नमी के आधार पर, तो यह कंडीशन दी है, ये अविस्तंभ तो आधार बेस है कि बिल्कुल उसको जो है सपोर्ट दे रही है, सारा मैंने लिख दिया। आरोहण चढ़ना भाई अपन ये पॉल है, अब यदि यहाँ बेल लगा दिया आपने, चाहे गिलोय हो चाहे पान हो, तो ये यहाँ चढ़ेगी। नीम है तो नीम पे चढ़ जाएगी, नीम गिलोय बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पान वर्ग है, पान में अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, तो इसलिए पोथोस हमने कॉमन वर्ड लिख दिया, आई भी उसी पर। चूषण, चूसने वाली, पूर्णतः परजीवी, कभी बोला निम्न से पूर्णतः परजीवी का नाम चुनिए, तो आपको ये भी जानना, अमर बेल एक पूर्णतया परजीवी है। श्वसन मूल आर्किड, वातावरण आर्द्रताग्राही आर्किड, है ना, यहाँ भी आर्किड। और यदि प्रकाश संश्लेषण के आधार पर बात करें और डायरेक्ट लेते प्रकाश संश्लेषी मूल कौन सी है, तो भी आपको आर्किड को याद करना है। तो उसी चीज़ को आप देखिए, मूसला को पढ़ते पढ़ते हम खाद्य संग्रह करने वाली, सहारा प्रदान करने वाली, आरोहण के आधार पे खाद्य अवशोषण में चूषण मूल, वातावरण की नमी, श्वसन, प्रकाश, तो बारीकी के रूप में अपन ने जो हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते आए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे अपन निर्णय लेने में हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को पढ़ाई में गैप हो जाता है या कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उसके कारण हम उसको नहीं समझ पाते हैं। और वहाँ छोटी चीज़ को जब डिसीजन गलत लेते हैं तो, और जब एक नंबर से हम रह जाते हैं तो हमें घर आके बड़ा पछतावा होता है, या रिजल्ट आने पे बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है कि आते हुए भी हमने गलती की है। तो ये मोटे रूप से जड़ों की बात हुई, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया कि वास्तव में ये जो जड़ें हैं वो कैसी है। अब इसके बाद में हम जो है अब तनों की ओर आएंगे कि हमारे जो तने हैं वो कैसे होते हैं। पहले बात तो जो स्तंभ का कार्य होता है वो शाखाओं, वर्क ऑफ स्टेम, जितने भी इसका जो शाखा है, पत्तियों को खाद्य पहुंचाना। जो अपन जड़ें अवशोषित करती है तो जड़ें पार्ट के स्टेम पे जाएगी, जड़ की पत्ती तक नहीं पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं होगा, तो उसमें खाद्य संग्रहण करना, कायिक प्रवर्धन। आप देखते हैं कि बहुत सारे जो है उग जाते हैं डायरेक्ट, चाहे ब्रायोफिल्म हो और चाहे अपने पुदीना हो, है ना, बड़े बड़े गुड़हल के, आप इस समय बरसात के सीजन में यदि गुड़हल की अपन टहनी कलम काट के लगाते हैं, कुछ समय बाद वो सर हो जाती है। गुलाब की अपन टहनी काट के, कलम काट के लगाते हैं तो इसका मतलब स्टेम क्या करता है? कायिक प्रवर्धन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। ये भी कुछ सभी में नहीं है, लेकिन मोस्टली ये तो कॉमन अपन कार्य लिख रहे हैं कि स्तंभ के क्या क्या कार्य हैं। और तने के भी रूपांतरण होते हैं, तना जो होता है उसके भी रूपांतरण है, तने के रूपांतरण। तने के रूपांतरण,
रूपांतर, तरण भी लिख सकते हैं, तने के रूपांतर। तो उसमें तने 3 प्रकार के होते हैं, भूमिगत, दूसरा अधः वायु और तीसरा वायु। भूमिगत का मतलब अंडरग्राउंड, जो तने का भाग भूमि में रहता है, तने का भाग भूमि में रहता है। अपन अंडरग्राउंड बोलते हैं, भूमिगत हो गया हो तो आम भाषा में बोलते हैं। तो भूमिगत तने भी होते हैं। अब भूमिगत तने जो हैं वो आप देखिए, बिल्कुल याद रखना आपको, प्रकंद, और प्रकंद का उदाहरण है अदरक। जिंजर जो है वो हमारे प्रकंद का उदाहरण है। जो मैं पहले आपको कंदिए के साथ बोल रहा था, कंद, तो आलू एक भूमिगत तना है। आलू क्या है? एक भूमिगत तला है। घनकंद, घनकंद जिसमें आता है जमीकंद। जमीकंद की सब्जी सभी लोग खाते हैं, तो जमीकंद जो है वो एक भूमिगत तना है, जिसको हम जो खाया जाने वाला भाग है, वैसा भी आपको पूछ सकते हैं। तो घनकंद में जमीकंद आता है। और सल्ककंद, सल्ककंद, प्याज, ऑनियन जो है हमारा वो कैसा है? सल्ककंद। और प्याज क्या है? भूमिगत तना है। जड़ तो उसकी जड़ जो उल्टा भाग होता है, जो उससे पौधे निकले होते हैं। बाकी जो प्योर प्याज जो बल्ब के समान जो आकृति है, ये जो इसका भाग है ये स्टेम है। क्या है ये? स्टेम। इसलिए बहुत सी बात होता है तने में क्या खाया जाता है, और आलू प्याज में क्या खाता है? तो प्याज में हम उसका क्या खाते हैं? तना। खाने में पत्तियां भी खाते हैं वो सब्जी में, लेकिन विशेष रूप से जो बात हम मोटे रूप से जो प्याज सलाद के रूप में अपन बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्याज हम काम में ले रहे हैं वो सलकंद है भूमि तने में, और वो उस प्याज का खाया कौन सा भाग खाया था? इस टाइम। बाकी खाने में अपन पत्तियाँ खाते हैं, वो तो सभी अपन जानते हैं। ले तो कंद आलू, प्रकंद अदरक, तो ये आपको भूमिगत के रूप में इनको ये ध्यान रखना है। फिर आता है अधे वायु। अधे वायु में भूमि में सतह के नीचे, जैसे वो अपनी घास होती है ना, ऐसे भूमि के नीचे एवं सतह पर, मतलब थोड़ा भाग नीचे दबा और थोड़ा भाग ऊपर दबा, इसलिए उसको अधे वायु। नीचे भी है और ऊपर भी है, उभयचर होते हैं ना जीवों में, वैसे ये अधे वायु है, एम्फीबियन के समान अधे वायु। तो भूमि के नीचे और भूमि की सतह कभी कभी दे देते हैं, तो इसमें भी नाम थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको याद रह जाएगा कि पहले में ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी का मतलब ऊपर की ओर, ऊपरी भूस्तारी, भू का मतलब पृथ्वी जमीन से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ऊपरी भूस्तारी नाम आप याद रखना पड़ेगा। और दूब और घास, जिसको हम दोबड़ी बोलते हैं, दूब कोमा घास, इसका उदाहरण है। किसका? ऊपरी भूस्तारी का। दूसरा अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी जो ज़्यादातर भाग नीचे रहता है जिसके तने का, तो अंतः भूस्तारी में पुदीना आता है। पुदीने में आप देखिए कि जो पत्तियां होती है वो ऊपर रहती है, तना रहता है, लेकिन जो उसकी जड़ें हैं वो उसके गमले में अपन देखते हैं उठा के, तो वो नीचे रहती है। तो अंतः भूस्तारी में आपका पुदीना आएगा। भूस्तारी में स्ट्रॉबेरा, जो भू के स्तर पे रहता है वो स्ट्रॉबेरी। क्या है? स्ट्रॉबेरी, इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। तो आपको ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी, फिर आता है भूस्तारिका, उसका उदाहरण है जलकुंभी, बंगाल की त्रास। ये भी याद रखना आप कि जलकुंभी को बंगाल की त्रास क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ सारे व्यापार ठप हो गए। और अब तो सभी जगह कि जैसे अपन देखते हैं कि ब्यावर में यदि तालाब है, कंपनी बाग, तो वहाँ पे जो है उसमें जलकुंभी फैली हुई। अजमेर में जाता है आना सागर में, तो वहाँ भी वहाँ समय समय प्रशासन उसको थोड़ा जल्दी से कवर कर लेता है, तो कम है। लेकिन ब्यावर में तो बहुत ही ज़्यादा जलकुंभी आपको देखने को मिलेगी सुभाष उद्यान में, कंपनी गार्डन में। तो ऊपरी भूस्तारी नाम जरूर डिफिकल्ट है थोड़े, लेकिन आपको ध्यान की अधे वायु, क्योंकि बहुत सी बार आ जाता है पुदीना भूमिगत तने में कौन सा है? अधे वायु है, या अधे वायु का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो आपको थोड़ा थोड़ा इनको गैर विज्ञान के विद्यार्थियों को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन समझते हुए आप याद रख सकते हैं कि पुदीना अधे वायु में आता है, जलकुंभी अधे वायु में आता है,
और दूब और घास वगैरह भी आधे वायु जो भूमि के ऊपर भी है और सतह पर नीचे भी है। तो इस प्रकार के जो भूमिगत तने हैं वो आधे वायु के रूप में। फिर आता है वायु। वायु का मतलब तने के वे भाग जो भूमि के ऊपर ही होता है हवा में। वायु का मतलब एरियल एक प्रकार का, जैसे पक्षियों में अपन एरियल करते हैं ना, यहाँ भी अपन यूँ नहीं, वहाँ मतलब संज्ञा दी वायु। वायु पार्ट जिसका ऊपर होता है भूमि के ऊपर, जड़ हमेशा क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। भाग जो तना है वो ऊपर, जड़ तो जमीन में है लेकिन जो उसका तना है वो वायु ऊपर की ओर है। तो इसमें भी आपको यहाँ उदाहरण ध्यान में रखना है कि वायु जो है भूमि में नीचे जड़ है और तना हमेशा ऊपर की ओर है। तो पहला स्तंभ प्रतान, स्तंभ प्रतान, और इसका जो उदाहरण है वो है अंगूर। क्या है, अंगूर। तो अंगूर कैसा है, स्तंभ। निम्न में से स्तंभ प्रतान का उदाहरण कौन सा है, तो अंगूर जो है स्तंभ प्रतान है। दूसरा स्तंभ कंटक, स्तंभ कंटक है तो वो भी स्तंभ लेकिन कांटे हैं इसलिए इसका नाम दे दिया स्तंभ कंटक। और उसका उदाहरण है दुरांता, थोड़ जैसा होता है जब अपन कोको लोबार ये बोलते हैं। तो स्तंभ कंटक में दुरांता आप याद रखें। करोंदा जो अपन आम भाषा में जानते हैं करोंदा है ना, केरुंदा जिसको बोलते हैं। परनूस ये भी इसी जाति का है। तो ये आप उदाहरण ध्यान रखें कि स्तंभ, इनमें कांटे होते हैं स्तंभ के साथ ही, और तना ऊपर की ओर ही होता है, अपन सभी जानते हैं, जड़ें नीचे होती है। तो स्तंभ कंटक में दुरांता, करोंदा और परनूस है। फिर आता है कोको लोबा भी आप लिख सकते हैं। फिर प्रणाब स्तंभ, तीसरा है प्रणाब, बहुत सी बार पूछा गया है ये प्रणाब स्तंभ। नाग फनी इसका बहुत ताज़ा उदाहरण, हत्ता तोड़ जिसे अपन बोलते हैं, नाग फनी। अंग्रेजी वर्जन है ओपनसिया, OPUNTIA, ओपनसिया है ना। और वहाँ कोको लोबा भी जो थोर है उसको भी आप इसी में ले सकते हैं। ये प्रणाब है ना, जो तना होता है और पत्ती होती है, तने के तना पत्ती के समान हो जाता है ना, ये डेजर्ट प्लांट की भूमिका में। तो नागफनी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे हम हत्ता थोर बोलते हैं आम भाषा में। कभी कभी बड़ा जाए प्रणाब स्तंभ भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा होता है प्रणाब पर्व। तो उसी में वायु जो पार्ट अपन पढ़ रहे थे, वायु में जो चौथा है वो है प्रणाब पर्व। पर्व का मतलब नॉट इंटरनेट होता है ना, वैसे प्रणाब पर्व। तो इसमें जानता है एस्पारागुस, एस्पारागुस इसका एग्जाम्पल है। जो पर्व नॉट इंटरनेट होते हैं ऐसे ही हो, ये आप देखा होगा कि जो गन्ने का होता है यहाँ और यहाँ दोनों जगह नॉट, ये एक नॉट और इंटर नॉट। तो इस प्रकार से ये तो खैर आप बहुत आगे से अपन छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ अपने को ये याद रखना है कि जो तना होता है उस तने में हम जो है वायु में का मतलब हमारा उद्देश्य है कि तना ऊपर की ओर है, लेकिन उसमें जो प्रणाब के साथ पर्व लगे हुए नॉड इंटर नॉड, तो इससे रिलेटेड उसका जो उदाहरण है वो है एस्पारागुस। एक होता है पत्र प्रकलिका, पांचवा है पत्र प्रकलिका, पत्र प्रकलिका। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको प्याज के रूप में भी अपन देख सकते हैं। प्याज जो है वो रामबास है ना, खट्टी बूटी रामबास, प्याज खट्टी बूटी, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं। रामबास जिसको अपन गंवार पाटे के रूप में जानते हैं उससे मिलता जुलता होता है। और प्याज है, घास है, लिल्ली है, विशेष प्रकार की जो घास है, लिल्ली है। और प्योर साइंटिफिक कहीं कहीं उदाहरण एक ही दिया होता है वो डायोस्कोरिया, लेकिन अपन डायोस्कोरिया वहाँ नहीं दिया और वहाँ गया साहब रामबास। निम्न में से वायु में किस प्रकार का उदाहरण है, तो पत्र प्रकलिका। तो प्रिय विद्यार्थियों ये क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके कोर्स में है और कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आना चाहिए। तो एग्जाम्पल भी ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने का प्रयास करें। यदि आप कम एग्जाम्पल जुटाएंगे तो हमें जाता है। तो इसलिए पत्र प्रकलिका मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, क्योंकि कहीं दिया भी है, जैसे बहुत सी गाइड्स में एक उदाहरण दिया हुआ डायोस्कोरिया। अब डायोस्कोरिया ना तो अपन ने कभी देखा है, अब मजबूरी है तो अपन इसको पढ़ रहे हैं कि डायोस्कोरिया को अपन पढ़ लेते हैं कि जो हमारे काम
आएगा। लेकिन वास्तव में इसके अलावा जो हमारे दैनिक जीवन में रामबास, गंवारपाठा है, प्याज है, खट्टी बूटी है, घास है, लिल्ली है, ये गमलों में भी होती है, हम विशेष रूप से इनसे परिचित हैं। तो मैं क्यों ना इसको पत्र प्रकलिका के रूप में याद कर लिया जाए। तो हमने जड़ और तना और उनके अलग अलग रूपों से उनको वर्गीकृत किया। अब हम पढ़ेंगे पौधों के प्रकार। पौधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्लांट। प्रिय विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार से दिमाग में रखना चाहिए कि अपन बोलने में बोलते हैं ये 1 वर्षीय है, 2 वर्षीय है, बहुवर्षीय है। मोटे रूप से ये छोटे क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनके दिमाग में बैठ जाता है, देखते भी सुनते भी हैं परिवार से और अध्ययन से। लेकिन यहाँ बहुत बारीकी से हमें आते हुए भी हम यहाँ उदाहरण नहीं दे पाते क्योंकि हमें थोड़ा क्लियर नहीं है। तो यहाँ क्लियर करते हैं कि पौधों के प्रकार में जैसे मोटे रूप से शाख, हिंदी में बोलते हैं शाख और अंग्रेजी में बोलते हैं हर्ब्स। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी विशेष रूप से उनको HKG में पढ़ाया जाता है। जब कभी हमने लोअर क्लास को चेक किया तो वहाँ पे HKG में बहुत से साइंस या GK के रूप में साइंस ही होते हैं लोअर बहुत से पब्लिकेशन में। तो हर्ब्स में धनिया साग के रूप में आ रहा है, पालक साग के रूप में आ रहा है, मेथी साग के रूप में आ रहा है, हर्ब्स है एक प्रकार की। ये वे छोटे रूप से। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो कॉमन एग्जाम्पल के रूप में आता है कि हमें इनके अलावा भी कुछ बहुत सारे जो छोटे छोटे चाहे वो सुआ के रूप में हो, ये सभी जो है साग हर्ब्स हैं, यानी कि बड़े सीजनल उनका 3 to 6 मंथ मैक्सिमम होता है, तो वो सब हर्ब्स के रूप में आता है। दूसरा जो मैटर रूप में झाड़ी, जिसे श्रब्स बोलते हैं, अंग्रेजी वर्जन श्रब्स, और ये झाड़ी इसको छुप भी बोलते हैं। कभी कभी ये वर्ड भी कहीं लिखा हो और अपन कहें ये तो जैसे खेजड़ी को समी बोलते हैं ना। अब खेजड़ी सबको आता है, लेकिन समी बोलते ही जिसने पढ़ा नहीं हो समी क्या होता है। तो यहाँ झाड़ी की जगह यदि शुप आ जाता है, अंग्रेजी वर्जन तो श्रब्स है। आपको अंग्रेजी मान ले मीडियम के विद्यार्थी नहीं है, झाड़ी आपको याद थी, लेकिन ये तो आप ये जानेंगे झाड़ी को शुप के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें मोटे रूप से जो अपन नाम है गुलाब, गुड़हल, गुलाब जो है वो एक झाड़ी है, गुड़हल एक झाड़ी है, नींबू, खीप, खीप कहते हैं जंगली मटर को भी। देखो गुलाबी रंग के फूल आए रहते हैं और अपन आम भाषा में खीपड़ा बोलते हैं, जिसके गांव में झाड़ू वगैरह बना रहते हैं, इसके चरागाह में जानवरों के बैठने के मैदान को साफ करने के लिए खीप आम भाषा में बोलते हैं। और वो जंगली मटर होता है लेकिन झाड़ की तरह उगा रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो ये डंडा थोर, दुरांता, तो इस प्रकार से और भी आप जुटा सकते हैं। लेकिन मोटे रूप से 1 और 2 उदाहरण से काम नहीं चलता है, क्योंकि वर्तमान प्रतिस्पर्धा युग में पेपर को थोड़ा रेक्टिफाई करने के लिए कंपटीशन में रिजल्ट ओरिएंट बनाएं, तो क्या करते हैं क्वेश्चंस में और बारीकी में जाना है, जबकि अपने को आते हुए भी अपन डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो साग और झाड़ी, झाड़ी की बात आता है। तीसरा वृक्ष,
जिसको हम ट्री के नाम से जानते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, गुलमोहर, खेजड़ी, बबूल, जिसको कीकर बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बबूल लिख दो, कीकर उसका अंग्रेजी नाम है, आम भाषा में कीकर बोलते हैं, अंग्रेजी बबूल, कीकर। तो ये बहुत सारे वृक्ष के उदाहरण हैं। और भी आप यूकलिप्टस, ये नीलगिरी से अपन बोलते हैं। तो ये बड़े विशालकाय में तो वृक्ष कहने जी तो 50, 20, 100 साल, सागवान, शीशम, ताड़, खजूर, यानी बहुत सारे जितने भी बड़े प्लांट है जो हम बहुत सारे जानते हैं। तो वहाँ उदाहरण कोई विचित्र हो तो अपने को भूलना नहीं, कहीं मन नहीं आता है। आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, गुलमोहर, खेजड़ी, अंग्रेजी बबूल, कीकर, यूकलिप्टस, साल, सागवान, शीशम, यानी और भी आप जोड़ सकते हैं। खेजड़ी जो अपन लिखा ही था, यहाँ ऊपर वो अलग रूप में लिखा है, यहाँ भी लिखो बड़े वृक्ष में, वो खेजड़ी जो है वृक्ष के रूप में आती है। तो इस प्रकार से धोक है ना। तो और भी आप जो जानते हैं, तो वृक्षों में बहुत सारे उदाहरण हमारे हैं। नारियल भी एक पेड़ होता है, दक्षिण भारत में बहुत, और अपने यहाँ भी आजकल लगाने लगे। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े अपन सभी जानते हैं, ये वृक्ष में आता है। और अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये छोटी क्लास में दी हर्ब, सर्ब्स और ट्री, लेकिन लताओं के बारे में भी थोड़ा अपने को साथ ही जब पढ़ रहे हैं तो नॉलेज हो जाना चाहिए। लताएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है विसर्जी, क्रीपर्स, लताएं, बेल, जिसे अपन आम भाषा में बेल बोलते हैं। तो विसर्जी, और फिर आता है आरोही, क्लाइंबिंग, क्लाइंबर, ये आपके दिमाग रहना चाहिए। और जो ये क्रीपर्स की बात होती है तो फैलती हुई है। खरबूजा है, खरबूजे की बेल होती है। खीरा है, खरबूजा, तरबूज, तो ये सब बेल होती है। अब देख, तरबूज की भी अपन आम रूप से बेल देखते हैं, जिसे वाटर मेलन बोलते हैं। ये मस्क मेलन है। तो ये विसर्जी में आता है। क्रीपर्स बढ़ती रहती, जमीन पर रेंगती। आरोही जो किसी सारे को प्रदान करके, जैसे मटर की जो बेल होती है वो आरोही है ना। और जो मनी प्लांट है, घरों में जो मनी प्लांट है उसको आप देखते हैं कि ये सारा जो ही आप धागे से बांधते हैं या किसी डंडे के सारे खड़ा करते हैं तो उसी स्ट्रेट जाएगी, आप जो बांधेंगे लंबाई की ओर बढ़ेगी। तो ये आरोही क्लाइंबिंग करती, क्लाइंबर के रूप में होती है। तो लताओं में आपको ये विसर्जी है और ये आरोही है। इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ विशेष पौधे जिनको अपन वैसे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ बता दूं, क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछे आ गया था वैसे पढ़ाते, लेकिन उसको एक तरह से एक्जाई और जैसे बरगद, जो ही बरगद का नाम आता है तो बरगद में सहारा प्रदान करने वाली, पूर्व में बता चुका हूँ, सहारा प्रदान करने वाली जड़ें निकलती है। सहारा प्रदान करने वाली जड़ें, और उनको क्या कहते हैं? अवस्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बरगद में अवस्तंभ मूल निकलती है। कभी कभी टैप रूट्स भी कह देते हैं उसी को, टैप रूट्स भी कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे केले का नाम आता है,
या क्रोटन का नाम आता है, तो क्रोटन का मतलब मुरझाने वाला। पत्तियां जब पानी की कमी होती है तो मुरझा जाती है, मुरझाने वाला पौधा। तो वो सिग्नल भी है कि भाई इसको पानी की कमी है, इसको पानी दिया जाए। पानी देने या पिलाने का प्रतीक है, देने का प्रतीक होता है उसमें। तो बहुत सी बार गमले में अपन भूल जाते हैं बहुत से पादप को पानी देने, तो ये जल्दी क्रोटन बता देगा पानी उसके भाई रेट ऑफ ट्रांसफर ज़्यादा है तो पानी में अपन को समझ जाएंगे कि इसकी पत्तियां मुरझा रखी है पानी। तो ये विशेषता इसकी। और केले में फूल व फल दोनों, केला उसमें इसके फूलों की सब्जी बना के खाते हैं और फल के रूप में अपन केला खाते ही हैं, तो फूल व फल ये दोनों इसमें खाए जाते हैं। फिर आता है खेजड़ी। खेजड़ी को मैंने आपको बता दिया, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समीक पौधे के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो इसकी जो फलियां होती है, जिसको सांगरी कहते हैं अपन आंग भागा में, उस सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, अचार भी बनाया जाता है। सब्जी में, अचार में केर और सांगरी का साथ ही अचार डालते हैं। तो इस रूप से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि खेजड़ी भी अपना एक विशिष्ट बात है। राजस्थान में तो मेरा ये अनुभव है कि विश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड एक प्रश्न 101% आता है, चाहे वो रिट का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, और चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, और चाहे वो एसटीसी और पीटीटी में भी बहुत सी बार ये दे ही देते हैं। तो क्योंकि अपने आप में राजस्थान में जो विश्नोई संप्रदाय का त्याग है, अमृता देवी का, वो बहुत है कि वहाँ के 250-300 सिपाहियों ने पेड़ों की चिपट गए, लेकिन खेजड़ी के वृक्षों को बचाया गया। तो वृक्ष बचाओ आंदोलन जो चलाया गया तभी से। और विशेष रूप से ये वैसे औषधिदायक पादप है क्योंकि इसकी जो छाल है वो भी काम आती है। और विशेषता बता दूं मैं कि जो इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीटाणु नहीं लगते हैं। जैसे अपने दीमक वगैरह जो लग जाती है, आम नीम की लकड़ी कड़वी होती है फिर भी खराब हो जाती है, बम्बूल तो बहुत जल्दी खराब होता है, आम भी खराब हो जाता है। तो ये जितने भी है, लेकिन खेजड़ी की जो लकड़ी होती है उसमें मतलब जो है कीटाणु नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार ये एक विशेषता जो पढ़ते टाइम अपन ने बता दिया था। लेकिन एक होता है रेगिस्तानी ओक, आंकड़ा होता है। अब आपसे पूछ ले कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये मूलतः आक जो है ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये अपने रेगिस्तान में आ गया और सर्वाइव कर रहा है, इसलिए अपना रेगिस्तानी हो गया। और अपने राजस्थान में सभी जगह करीब करीब पाया जाता है, लेकिन मूलतः ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये ऐसी बातें पूछी जाती है और इसी से पेपर अपना हार्ड बनाता है और अपन उसको नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से हमने जड़ों के बारे में, तने के बारे में, तने के अलग अलग जो प्रकार थे उनको जाना कि जिससे हमें हमारी चीज़ों पे अनुभूत है। अब कुछ चीज़ें होती है, यहाँ एक और रह गया था गट्ठपर्णी, जिसको आप बोलते हो निफैंथीज। ये भी एक विशेष पादप है, बहुत सी बार पूछा जाता है। निफैंथीज घड़े के समान होता है इस प्रकार, और यहाँ एक ढक्कन होता है जो इसके ऊपर अपना आप कोई कीट अंदर आता है तो लग जाता है। तो बहुत से आता है इनमें से गट्ठपर्णी पादप क्या होता है, ये कीट भक्षी है। कैसा ये, कीटों का भक्षण करता है, इसलिए इसको कीट भक्षी पादप भी कहते हैं। नहीं होता, कीट भक्षी पादप का नाम है निफैंथीज, और उसको गट्ठपर्णी घड़े के समान इसलिए इसको गट्ठपर्णी कहते हैं। और अब बहुत सी बारीकी से पूछा जाए भाई ये कीटों का भक्षण क्यों करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। अब दूसरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो क्या होता है कि नाइट्रोजन को भूमि से दूसरे ये ले नहीं पाता है, तो ये कीटों के माध्यम से अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। कीटों में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको कहता है। और विशेष रूप से भारत में ये पौधा मेघालय में पाया जाता है। भारत में तो मेघालय में देख दलदल की ओर ही है, असम मेघालय, और अपने यहाँ जो वास्तव में विश्व में जो है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का पौधा है। ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया। तो आप ये याद रखें कि विशेष पादपों में हमने जो खेजड़ी वगैरह पढ़ा, एक ये गट्ठपर्णी जो कीट पक्षी पादप है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करता है, कीट पक्षी पौधा भी कहते हैं, इसका नाम निशान। अब जब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, बहुत सारी इम्पोर्टेंस हम जानते हैं और बहुत बारीकी से हम उसको जानते हैं। फिर भी कभी कभी यदि हमें पूरी अच्छी तरह से नॉलेज नहीं ली है या पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं किए फंडामेंटल, तो हम उसको आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो आओ जाने हम पौधों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। आप और हम सभी जानते हैं क्योंकि सब ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने को लगता है कि कहीं न कहीं कमी रह जाती है। पौधों का महत्व,
इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट की जब बात चलती है तो वास्तव में पहले रूप में हम लेते हैं कि हम सब्जियों के रूप में इनको यूज करते हैं। सब्जियां, वेजिटेबल्स, अब आप सभी अपन जो है जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं तो किस पे आधारित, हम पौधों के ऊपर आधारित हैं। तो सबसे पहले वही बात आती है जो अपन पढ़ चुके हैं, जड़ें। बहुत सारे पौधों की जड़ें जो हमारी सब्जियों के रूप में काम में ली जाती है। आप सभी को ध्यान तो अपन एग्जाई करते हैं कि गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये क्या है, जड़ें हैं जिनको हम सब्जी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। गाजर की भी सब्जी बनती है, मूली की भी सलजम बनती है और शकरकंद की भी बनती है। तो ये भी लिख लो, सब्जी भी बनती है और वैसे भी बॉईल करके और सेक के उसको खाते हैं। तो ये सारी एक तो खाद्य संग्रह करने वाली जड़ें हैं, उस रूप में अपन ने वहाँ क्लास में पढ़ लिया। यहाँ हम पौधों के महत्व पढ़ रहे हैं कि इन ये जड़ें हैं जिनकी सब्जियां हम खाते हैं। वैसे तो अपन सलाद के रूप में भी लेते हैं, वो नाना रूप आप और हम सब जानते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम यह सब्जियों के रूप में, गाजर की सब्जी बनती है, मूली की सब्जी बनती है, सलजम की सब्जी बनती है, चुकंदर का जूस के रूप में भी, और बहुत से लोग सलाद के रूप में खाते हैं, कुछ उसको सब्जी के रूप में। और शकरकंद का भी यही हाल है, शकरकंद को कोई बॉयल करके खाता है, कोई उसको सेक के खाता है और कोई इसको सब्जी भी बना के खाता है। तो ये जड़ें हैं हमारी जिनको हम खाने के काम ले रहे हैं। दूसरा वही भूमिगत रूपांतरित तने जिनको हम पढ़ चुके हैं, भूमिगत रूपांतरित तने। अब सबको अपन किसी न किसी रूप में काम में लेते हैं। आप देखिए अरबी सब्जी बनती है, अब ठीक है पत्ते भी काम आते हैं लेकिन अरबी की सब्जी। आलू, तो अरबी और आलू दोनों भूमिगत तने हैं और इनकी दोनों की सब्जी बनती है। फिर आगे आपने जमीकंद, फिर आता अदरक। अदरक को वैसे हम मसाले के रूप में काम लेते हैं लेकिन सब्जी में ये है कि वो सब्जी का बहुत बड़ा पार्ट है। और बहुत से लोग तो अदरक का हलवा बना के भी खाते हैं, सर्दी ज़्यादा भगाने के लिए। जनवरी में बहुत तेज़ी से ठंड पड़ रही है तो अपन अदरक को किसी रूप में भी उसका हलवा, लेकिन सब्जी में प्रयुक्त होता है, इसलिए भूमिगत रूपांतरित तने के रूप में अरबी, आलू, जमीकंद और अदरक तो डबल उससे। फिर आता है भूमिगत सल्ककंद। भूमिगत सल्ककंद वो भी अपन पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उसको इस रूप में एग्जाई कर रहे हैं। प्याज आपका, ऑनियन जो है, ऑनियन जो एक भूमिगत तना है और भूमिगत तने में सल्क स्केल्स के रूप में, जैसे मछली में ऊपर स्केल्स होते हैं, इस प्रकार इसको अलग अलग आप छिलके उतारते हैं। जितने छिलके अपन उतारेंगे उसमें उतरते चले जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से ऊपर का ऊपरी पार्ट हटा करके अपन खाने के काम रहते हैं। तो सल्ककंद में आपका जो प्याज है और लहसुन भी साथ ही है, उसको भी आप छिलके निकलते हैं। लहसुन की सब्जी भी बनती है, सब्जी में तो डालते ही अपन, लेकिन प्याज लहसुन की सब्जी भी सर्दी के दिनों में लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से जड़ें, भूमिगत रूपांतरित तने, फिर आता है पत्तियाँ, चौथे रूप में पत्तियाँ जो भी हमारे, क्योंकि यहाँ तो सब्जियों की बातें चल रही, तो पत्तियों के रूप में आपके जो है मेथी, आप मेथी की पत्तियाँ खाते, दाने तो अपन बाद में खाते हैं। पालक, सुआ जिसको सोआ बोलते हैं, सुआ पाल का आम भाषा में, सौंफ का रूप होता है, आगे जाकर के सौंफ बन जाता है, लेकिन जब इसको अर्ली स्टेज पे तोड़ते हैं तो सौंफ है, और कोई सुआ भी बोलते हैं, सुआ पालक है ना। सुआ पालक के साथ इसको दिया जाता है, इसकी अलग ही प्रकृति है। तो मेथी, पालक, सुआ, सलाद जिसको लिटैस बोलते हैं, बंद गोभी, पत्ता गोभी, करम कल्ला, इस प्रकार के जो जितने पत्तियों का भले होता है इसमें पत्ता गोभी में, इसलिए आम इसका पत्ता गोभी दे दिया गया। तो जो पत्ता गोभी है और बथुआ, तो ये जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं जो पत्ते के रूप में अपन खाते हैं, वो आपके पत्तियां जो है खाए जाने वाले फूल के रूप में, जो फूल गोभी, नाम इसका फूल गोभी है, और वो अपन फूल के रूप में खाते हैं।
तो आपको देखिए फूल गोभी है, कचनार का बड़ा पेड़ होता है और उसमें जो गुलाबी रंग के सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। सहजना, कोई बोलता है सहजना, जो भी है उसको भी अपन, इसकी फलियां भी बनती है और इसकी जो पत्तियां होती है उसकी भी, और फूल, यहाँ फूल सहजना के जो फूल आते हैं सफ़ेद बैगनी रही, तो इसकी सब्जी बनाई जाती है ना। और बाकी फल के रूप में बहुत सारे हैं। छठा जो है फल, ये आपको ध्यान रखना है, फल जो खाने वाले हैं फल नहीं है। जैसे भिंडी एक फल है, भिंडी क्या है, पहले फूल आते हैं पौधे पे और भिंडी एक फल है ना, तो फूल से फल बन रहा है। लौकी क्या है, घिया, जिसे लौकी बोलते हैं, घिया, लौकी, बैंगन में फूल आते हैं फिर फल बनते हैं। तुरई लिख दो, जो भी है, ये सब क्या है आपके फल हैं। भिंडी एक फल है, घिया एक फल है, बैंगन एक फल है, तोरई एक फल है, टमाटर, करेला, ये आप जाएं। टमाटर आप देखते हैं, टमाटर के इन दिनों फूल आपको दिखाई देते हैं कहीं भी, वैसे भी तो फूल से फल बनते हैं, वो फल अपन सब्जी में भी खाते हैं, वैसे भी खाते हैं। टमाटर है, करेला है, कटहल है, कटहल भी एक फल है, कद्दू जिसे पंपकिन बोलते हैं, है ना, और इसके अलावा परवल, वो भी एक फल है। तो विभिन्न और एक दो नाम आप जोड़ लें, तो ये प्रकार से सब्जियों में जड़ें खाई जाती है, तने खाए जाते हैं, भूमि का सलकन खाए जाते हैं, पत्तियां, फूल और फल जिनको हम सब्जियों के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो है हमारे कोर्स में। अब यहाँ तो सब्जी के फल और वैसे जो फल खाते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तब ऐसे फल में, फल दो प्रकार के होते हैं मोटे रूप से, सरस फल और शुष्क फल, जिसको अपन अंग्रेजी में ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। सरस फल में तो आपके आम, खरबूजा, तरबूज, वाटरमेलन। शुष्क फल में बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये आपके ड्राई फ्रूट्स भी जो आप नाम जानते हैं उसको जोड़ दें तो हमारे ये शुष्क फल में है कि अखरोट है, काजू है, बादाम है। अब हम बात करते हैं मसालों की, जो सब्जी में हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं गलती कर देते हैं। क्वेश्चन ही वो इसी प्रकार का पूछते हैं और वहाँ हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मसाले, देखिए आप बिल्कुल विचित्र और नॉर्मल बातें हैं, आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन अपन उसको भूल जाते हैं। कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, CONDI, और आम भाषा में अपन बोलते हैं स्पाइस, मसाले। स्पाइसी है खाना, बहुत स्पाइसी। तो ये जो मसाले हैं, उस मसाले में पौधे का खाया जाने वाला तना, तने में आता है आपका अदरक, जो है भूमिगत तना अपन पढ़ चुके हैं, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग रूपों में पढ़ रहे हैं। तो जो अदरक है और जो हल्दी है, हल्दी भी एक तना है, इसको जिंजर बोलते हैं और इसको टर्मरिक बोलते हैं। तो तना जो है वो मसाले के रूप में काम आता है। फिर तने की छाल, दालचीनी, ये एक पौधे की छाल है, पेड़ की छाल है, जिसको हमें भोजन में यूज करना चाहिए। ये नहीं कि जब समारोह होता तभी हम इसको यूज करें, वैसे भी हमें मतलब इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा है। बीपी वगैरह जिनको रहती है तो उसमें बड़ा दालचीनी उसको कंट्रोल करती है। तो मसाले में तने की छाल के रूप में दालचीनी है। पत्ता, तेज पत्ता जो है वो तेजपात है, तेजपात के पत्ते सब्जी में डालते हैं तो वो पत्ता है पौधे का, लेकिन वो हमारे मसाले के रूप में यूज होता है। पुष्प,
जिसे हम फ्लावर कहते हैं। जो लौंग की कलिकाएं हैं, लौंग के पौधे या लौंग के पुष्प कलिकाएं, पुष्प कलिकाएं बड्स होती है एक प्रकार की, उनको अपन अर्ली स्टेज पे तोड़ लेते हैं और उनको खाने के काम में आता है। लौंग की पुष्प पौधे की पुष्प कलिकाएं, पूरा लिख लो, लौंग के पौधे की, वही की बात है, लौंग के पौधे की पुष्प कलिकाएं, तो उनको हम मसाले के रूप में यूज करते हैं। फिर आता है फल, यहाँ भी फल की बात चल रही मसाले में, तो जीरा, जीरा एक फल है, जीरे का पौधा होता है। सौंफ, सौंफ भी एक फल है, पूर्व में अपन पढ़ा है ना। राई, कलौंजी, प्रिय विद्यार्थियों बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कलौंजी क्या है, प्याज के बीज होते हैं ये। कलौंजी क्या है? प्याज के बीज है। अपन सब कलौंजी का यूज करते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि कलौंजी जो है प्याज के बीज होते हैं। काली मिर्च, काली मिर्च, तो इस प्रकार ये फल हैं, जीरा, सौंफ, राई, कलौंजी, काली मिर्च। फिर आता है फल व बीज, दोनों को साथ साथ पढ़ा, कुछ तो फल हैं और कुछ बीज हैं। तो अपने फल में तो जीरा हो गया और सौंफ हो गया और बीज में राई होगी और कलौंजी होगी और काली मिर्च होगी, है ना। तो ये फल व बीज, कुछ तो फल हो गए और कुछ बीजों के रूप में हो गए, है ना। तो जीरा क्या है? फल है। सौंफ क्या है? फल है। मिर्च क्या है? फल है। फूल से फल आता है। मिर्च भी आप इसमें, मिर्ची जो होती है, चाहे वो अलग अलग मिर्ची हो, हैदराबाद की हो, जोधपुर की हो, है ना, चाहे फॉरेन की हो, तो जो फल होती है उसके रूप में, और जो कुछ बीज होते हैं, तो फल व बीज हो गए। बीजों के रूप में राई हो गया। सरसों भी आप लिख सकते हैं, सरसों के भी बीज होते हैं जो अपन छोंक में भी डालते हैं, अचार में भी डालते हैं, तेल तो होता ही है। अब अलग से बात आती है कि यहाँ तो अपन ने बीज की बात की, अब तेल जिनका प्राप्त किया जाता है, तेल, सब्जियों में और खाने में जो तेल करता है। अब तेल में जो है सरसों का भी तेल निकलता है, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सूरजमुखी, तो सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और आपको अरंड का भी तेल, कैस्टर ऑयल जिसे बोलते हैं, तिल, इस प्रकार के तेल हमें विभिन्न रूप से प्राप्त होते हैं। फिर कुछ रेशेदार पदार्थ होते हैं। महत्व की जब बात चल रही है तो रेशेदार पदार्थ में कपास, रुई, ये रेशेदार पदार्थ जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। फिर आता है जैसे अलसी, जो अलसी होता है उसके बीज वगैरह तो अलग ही है, लेकिन लीलन जो बनता है वो अलसी के फाइबर से बनता है। फिर उसके बाद में आता है जूट, जूट की खेती होती है जहाँ पानी आता है, बोरी, टाट, सुतली, ये सब जूट की बनी होती है। बारदाना जिसे अपन बोलते हैं, बारदाना, उसमें सारे आ जाती है बारदाने के अंदर, यानी बारदाने में जूट का यूज होता है। बोरी बनाओ, चाहे टाट बनाओ, चाहे सुतली बनाओ। हेम्प, हेम्प एक प्रकार का होता है रेशा, जिसे मोटे कालीन बनते हैं अलग अलग रूपों में। मोटे जो कालीन होते हैं वो हेम्प से बनाए जाते हैं। टाट रस्सियाँ बना सकते हो, जैसे ऊपर बनाए वो जूट से है, और इससे भी बनती है टाट और रस्सियाँ, तो ये हेम्प हो गया। तो आपको इन पादपों के महत्व की जानकारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जो पॉम होता है इसे हम खजूर बोलते हैं, पॉम, खजूर, इससे क्या बनती है? झाड़ू, खजूर की झाड़ू। शहर में जो है चौराहे पे बैठ रहते हैं तो ब्रश भी बन जाते हैं, उससे ब्रश भी बनाते हैं, उसको साफ कर कर के वो, तो पॉम का ये यूज हो गया। फिर इमारती काष्ठ की जब बात निकलती है, इमारती काष्ठ,
इमारती कास्ट, इसमें साल जो 100 साल तक खराब नहीं होता है, सागवान, शीशम, देवदार, बबूल, नीम, आम। तो ये इमारती कास्ट में साल, सागवान, शीशम, देवदार, चीड़, इस प्रकार के कुछ जो पॉपुलर, भाई माचिस की तीली भी बनती है तो बनती है, पॉपुलर का जो पेड़ होता है इससे क्या बनती है, माचिस की तो तीलियाँ होती है, वो पॉपुलर से बनती है। पूछा जा सकता है नॉर्मल रूप से, जो अपने को ध्यान, हल्की लकड़ी होती है उस पॉपुलर के प्लांट का भी देख, तो ये इमारती कास्ट के रूप में आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है आवास के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। आवास के आधार पर पात्रों का, क्षेत्राधिकार के आधार पर, तो आप देखिए इनमें जलोद्भिद, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, और हाइड्रोफाइट्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। निमग्न, डूबे हुए, अंग्रेजी बोलते हैं सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड। दूसरा तैरने वाले, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लोटिंग। तीसरा स्थिर, फिक्स्ड। नाम से जो निमग्न, जो जल में, मतलब ये तो कॉमन बात है कि जल में रहते हैं, इनकी पत्तियां कटी फटी होती है, लसी होती है, लेकिन उनकी कंडीशन जो हाइड्रिला है, बिल्कुल पत्तियां कटी फटी होगी, वेलिस्नेरिया है, ये निमग्न है। तैरने वाले में ट्रापा, जिसे हम सिंगाड़ा बोलते हैं, आम बात में सिंगाड़ा, और जो स्थिर है उसमें कमल, लोटस, पत्तियां चाहे कुछ भी हो जाओ लेकिन जड़ें जो है वहीं स्थिर रहेगी, उसमें कुछ होता है। तो ये हाइड्रोफाइट्स तो हैं, लेकिन हाइड्रोफाइट्स में इनकी पोजीशन अलग अलग है। जो डूबे रहते हैं जल में वो फिक्स है, जो तैरते रहते हैं उधर वो सिंगाड़ा है, और जो निमग्न रहते हैं उसकी पत्तियों पे प्रभाव पड़ जाता है, लसी होती है, कटी पड़ी रहती है, चिकनी रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना कि सिरेटोफिल्म, यहाँ पे सिराटोफिल्म भी उदाहरण है। यूट्रिकुलेरिया, कुलारिया एक ही बात है, कुलेरिया। तो ये कभी कभी को उदाहरण हाइड्रिला नहीं हो वहाँ पे, और अपने को पता ही नहीं निम्न में से निमग्न जलोद्भिद कौन सा है, तो यूट्रिकुलेरिया, सिराटोफिल्म और यूट्रिकुलेरिया, ये आपको ध्यान रखना है। तैरने वाले में सिंगाड़े गला, पिस्टिया, ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगाड़ा तो यही जो अपन खाते हैं और आते हैं देखते भी हैं, लेकिन कुछ और भी प्लांट होते हैं, स्पाइरोडिला, ये आपको ध्यान रखना है कि ये तैरने वाले हैं, जलोद्भिद तो हैं, तैरने वाले हैं। और स्टील में कमल आता है, यूखार भी होता है। फिर आता है मरुद्भिद, दूसरा प्रकार है मरुद्भिद। रेगिस्तानी पौधे, डेजर्ट प्लांट,
और जीरोफाइट, अंग्रेजी में बोलते हैं जीरोफाइट। निकनेम भी याद होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ किसी भी रूप से आप पूछे निम्न में से रेगिस्तानी पौधे का उदाहरण है, डेजर्ट प्लांट कौन सा है, मरुद्भिद की विशेषता क्या है, तो इनमें क्या होता है कि इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, इनकी जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और तना जो होता है वो पत्ती के सदृश हो जाता है। तो इसका जो उदाहरण है नागफनी, ओपनसिया, डंडाथोर, कोकोलोबा, कैक्टस, बाकी आक, केर, ये खेजड़ी, ये तो सब डेजर्ट प्लांट के रूप में आप जानते ही हैं कि इनको जो है हम अच्छे से पहचान सकते हैं। लेकिन कैक्टस, रामबास, डंडाथोर, एकासिया, अकासिया बबूल को बोलते हैं अकेशिया बबूल, ये सब कैसे हैं, रेगिस्तानी, जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, उनका अनुकूलन उनके अनुरूप होता है, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर आता है लवण मर्दोद्भिद, तीसरा है लवण, लवणोद्भिद भी लिख सकते हो, लवण मर्दोद्भिद भी लिख सकते हो। अंग्रेजी में कहते हैं हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स। नाम से ही जैसा विदित है कि इनमें क्या होता है कि पादप की जो जड़ें होती है वो नाइट्रोजन नहीं ले पाती है, तो इनमें न्यूमेटोफोर डेवलप हो जाती है। ये न्यूमेटोफोर जो है श्वसन मूल कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन मूल। तो इनको ऑक्सीजन आसानी से लेने के लिए न्यूमेटोफोर डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो नाइट्रोजिनस होता है आपका माहौल और ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। तो लवण मर्दोद्भिद में आप एक तो साल्ट मार्श, उदाहरण जो है साल्ट मार्श, ये नाम याद नहीं, सांबर, सांबर झील जो है वहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं सांबर झील के आसपास अपने राजस्थान में, तो वो मतलब जो है लवण मर्दोद्भिद है। और मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति जो दलदल जहाँ भी होता है, तो ये मैंग्रोव वनस्पति कॉमन नाम है। ये अपने हेलोफाइट्स है मैंग्रोव वनस्पति। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखें कि चिनोपोडियम, और आप गहराई में जाना चाहते हैं तो चिनोपोडियम भी इसका उदाहरण है, चिनोपोडियम भी हेलोफाइट्स है। तो इस प्रकार से साल 16, बहुत सारे नाम हैं बॉटनी के अंदर, लेकिन आप लोगों को इतना याद नहीं रह पाएगा, लेकिन बहुत सी बार दे देते हैं साल 16, पोर्चुलिका, पोर्चुलिका। तो इस प्रकार ये 5-7 नाम हो गए। एक दो भी आपको मैंग्रोव वनस्पति आप विशेष रूप से, जनरल रूप से मैंग्रोव वनस्पति से उसका उदाहरण बड़ा जुड़ा हुआ है, और श्वसन मूल इनमें पाई जाती है, न्यूमेटोफोर, हेलोफाइट्स, लवणीय मिट्टी में पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी चिनोपोडियम ऐसे उठा के दे दिया तो हमें लगता है कि हमें आना चाहिए। फिर आता है समोद्भिद, नाम से ही मीजोफाइट्स, एवरग्रीन, आप सभी जानते हैं, जो हरे रहते हैं पतझड़ के अलावा। चाहे हमारा मक्का है, अभी जब तक मक्का खेत में खड़ा है तो हरा रहेगा, हल्का पीला हो जाएगा, लेकिन तो उसको समोद्भिद कहते हैं हिंदी में, समोद्भिद। और मीजोफाइट, तो वैसे तो नीम, अशोक ये एवरग्रीन रहते हैं। मेहंदी, छोटे पादप की ओर जाते हो तो मक्का, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होगा फिर अपन क्या सोचेंगे, टमाटर, ये जो है हमारे सब एवरग्रीन हैं। इनका जब तक इनकी आयु रहती है तब तक ये इनकी पत्तियां, बड़े पौधों में तो पतझड़ के अलावा फिर आती रहती है, मक्का वगैरह में 2-2.5 महीने जो इनका कार्यकाल होता है, 3 महीने, तब तक उसमें रहता है गेहूँ है ये। फिर आता है अधिपादप, नाम ही अधिपादप, स्नातक, अधिस्नातक बोलते हैं ना, एपीफाइट। अधिपादप का मतलब अंग्रेजी वर्जन है एपीफाइट। तो एपीफाइट जो होता है उसमें वही आर्किड जो इसका उदाहरण है, जो प्रकाश संश्लेषी मूल के रूप में अपन पढ़ चुके हैं। बस आर्किड में एक अधिपादप जो होता है एक प्रकार का आर्किड, प्रकाश संश्लेषी और आर्द्रताग्राही दोनों प्रकार की। एक तब तो प्रकाश संश्लेषी मूल है ये, और दूसरी तरफ आर्द्रताग्राही है, और श्वसन मूल भी है, ये मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आवास के आधार पर पादपों का वर्गीकरण भी हमने पढ़ा, और विशेष प्रकार से इन सब को हमने जानने की कोशिश की।
तो मैं जहाँ तक समझता हूँ जंतुओं के बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इच्छा तो मेरी थी कि एट ए ग्लांस आपको सारा ही जो ये प्लांट एंड एनिमल्स से रिलेटेड जो CTET में और रिट के अंदर बड़ा कंपैरेटिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कभी 10 क्वेश्चन जब आते हैं तो अपन उसे हार ही मान लेते हैं। तो मेरा आज का उद्देश्य था कि इस पूरे को पूरा करता, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए आगामी क्लास के अंदर मैं इससे जंतुओं से रिलेटेड आपको टॉपिक, और आप सभी यदि इसको लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे अपने अध्ययन को जारी रखें, और मैं आपके भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ।